Hello everyone, let's discuss about the center of mass of a continuous body. हम कैसे जानेंगे कि किसी भी continuous body का center of mass कहाँ है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम के कहने का मतलब है कि सपोज करो कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है और हर पार्टिकल का अपना एक मास है। एवरी पार्टिकल हैज़ इट्स ओन मासेस। अब अगर हम इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो सपोज करो कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा है। हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमने डिस्क्रीट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा और डिस्क्रीट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने का प्रोसीजर जो हमने देखा उससे कितना अलग है कॉन्टिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। तो ये जैसे डिस्क्रीट सिस्टम था और सपोज करो कि आपके पास क्या है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल सिस्टम है आपके पास। क्या है ये? n पार्टिकल सिस्टम है आपके पास। और n पार्टिकल सिस्टम है, किसी भी एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है, सपोज करो इस पार्टिकल का मास मान लो कि mi है, ये ith पार्टिकल है, इसका मास है mi। n सिस्टम, n नंबर ऑफ पार्टिकल में हमने एक ith पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास mi था और इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था वो ये था ri, ठीक है। ri वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ith पार्टिकल। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करो तो सपोज करो कि इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, xi है, yi है और zi है। ये है इसका कोऑर्डिनेट्स, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जिसका मास mi है। तो हमने देखा कि डिस्क्रीट सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास हम निकालते थे उसको अपने लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास RCM एंड दिस इज इक्वल टू 1/m सिग्मा mi इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल का समेशन। ये था हमारा इक्वेशन जब हम लोगों ने ith पार्टिकल का सेंटर, मतलब हम लोगों ने डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो हमारा इक्वेशन ये था। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको आप लोगों ने देखा था कि XY कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि R सेंटर ऑफ मास का, जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ मिला, किसी इस पोजीशन में मिला, तो ये RCM क्या बताता है, इस ओरिजिन से मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द RCM, ठीक है। सपोज करो कि आपने इस फार्मूला से जो निकाला तो सेंटर ऑफ मास यहाँ निकला, दिस इज द सेंटर ऑफ मास RCM। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, तो ये RCM क्या बताता है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज RCM। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको लिख सकते हैं कि RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट अगर मान लो कि XCM इंटू आई कैप जोड़ YCM इंटू जे कैप जोड़ ZCM इंटू के कैप, जहाँ पे XCM, YCM और ZCM क्या था, तो X, Y और Z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास था। तो ये जो X, Y, Z कॉम्पोनेंट के टर्म्स में जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे कि XCM, X सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m और सिग्मा mi मास ऑफ द ith पार्टिकल इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द ith पार्टिकल। जिस पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उनका मास और उसके x कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, 1/m सिग्मा ith मास ऑफ द ith पार्टिकल इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर और उसका समेशन, ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या लिखेंगे, 1/m और सिग्मा mi इंटू zi, z कोऑर्डिनेट ऑफ द ith पार्टिकल। तो ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ m क्या है, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। आप m को ऐसा लिख सकते हो कि दिस m इज इक्वल टू सिग्मा mi, सम ऑफ सिग्मा mi i इज इक्वल टू सिग्मा 1 to n, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि m1 प्लस m2 ऐसा करके जितना भी मान लो कि n पार्टिकल सिस्टम है
तो आई कर दो, तो वो हो गया आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस था हमारा वो डिस्क्रीट सिस्टम जो था, जिसमें कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होता है, वैसे सिस्टम को सेंटर ऑफ मास निकालने का ये प्रोसेस था, हमने देखा पिछले लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम की जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है इस तरह का, सम बॉडी लाइक दिस, कंसीडर दिस इज सम बॉडी लाइक दिस। इसमें जो मान लो ये यूनिफॉर्म मास का एक बॉडी है। यूनिफॉर्म मास मतलब हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, और ये इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। इस तरह से नहीं कि एक मास यहाँ है तो एक मास यहाँ है, एक डिस्क्रीट वे में मास डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा इसमें नहीं है। तो ये जब आप बात करते हो ऐसे सिस्टम की जिसमें क्या है, ऐसे सिस्टम की बात करते हो जिसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है अगर मास का, ऐसे सिस्टम का अगर तुम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो ऑफकोर्स सबसे पहले बात समझ जाओ कि एक चीज़ जो इसमें और इसमें बदलेगा वो है, हम इसमें ith पार्टिकल की बात कर रहे थे और सारा इक्वेशंस जो हमने लिखा है वो ith पार्टिकल्स के रेफरेंस में लिख दिया। इसमें हम लोग ith पार्टिकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट हम सपोज करो कंसीडर करते हैं। मान लो कि इसमें एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ है, ठीक है, दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट, और इस एलिमेंट का मास मान लो dm। अब अगर इसका पोजीशन dm है, अब सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ऑफकोर्स हमारे पास एक रेफरेंस एक्सिस तो होगा ही, ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। तो इस और हमारे पास ओरिजिन रहा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो ये हो गया r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम। एक हम लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, हम लोगों ने क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, इसमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है dm मास का, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dm मास का कंसीडर किया। और जो कि इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो ये जो समेशन वाला चीज़ है वो इसमें कब आता है, ये समेशन वाला कब आता है, जब आप डिस्क्रीट सिस्टम की बात करते हो। लेकिन जहाँ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का, वहाँ ये समेशन हट जाएगा और इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मान लो RCM की बात करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की, तो वो लिखाएगा 1/m, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इनटू इंटीग्रल ऑफ r dm, ठीक है। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम। अब इसको तुम x, y और z कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका अगर पोजीशन वेक्टर r है और मान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ से x, y और z, तो कहीं ना कहीं तुम r को लिख सकते हो वेक्टर r इज इक्वल टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। तो इससे तुम निकाल सकते हो कि जैसे x कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/m इंटीग्रल ऑफ x dm, ठीक है। उस तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो 1/m इंटीग्रल ऑफ z dm। तो डिस्क्रीट सिस्टम से कॉन्टिन्यूस सिस्टम में जब हम मतलब बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो समेशंस का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी बात कि हम ith पार्टिकल की बात नहीं करते हैं, इसमें हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dm मास का। अब ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, द इंटीग्रेशन जो है इट शुड बी परफॉर्म्ड अंडर प्रॉपर लिमिट्स। ये इंटीग्रेशन है प्रॉपर लिमिट्स के इंटीग्रेट होगा। अब लिमिट क्या होगा, लिमिट कुछ ऐसा होगा कि जैसे जैसे इंटीग्रेशन वेरिएबल वैरी करेगा वैसे वैसे ये dm मास जो है वो पूरे बॉडी को कवर अप कर लेगा, इट विल कवर द होल बॉडी। तो लिमिट हमको ऐसे चूज करना है इंटीग्रेशन का लिमिट कि ये जो dm है जैसे जैसे इंटीग्रेशन वेरिएबल वैरी करेगा तो ये dm जो है स्मॉल एलिमेंट जो है वो पूरे बॉडी को कवर अप कर ले, पूरे बॉडी को कवर कर ले, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू है वो सही निकलेगा। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसकी समझ आपको उतनी नहीं आ रही होगी जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये एग्जाम्पल आपके कंसेप्ट को कंटिन्यूस मास
का पहला एग्जाम्पल हम लोग निकालते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स से हियर, सपोज यू हैव ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m। क्या है आपके पास? एक रॉड है। क्या है आपके पास? यू हैव ओ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m। आपके पास क्या है? रॉड है, और इस रॉड का मास क्या है? l है, और ये क्या है? तो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म है मतलब ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे लेंथ के अराउंड सेम है। रॉड का मास m है और लेंथ l है, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है। सपोज करो कि ये है आपका एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। इस रॉड का जो आपका लेंथ मेंशन्ड है वो क्या है? इस रॉड का जो लेंथ मेंशन्ड है वो है आपका l। ये l लेंथ का रॉड है और इसका मास है m। हमको इस रॉड का, ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा गया है। अब ये रॉड क्या है? इस रॉड में मास का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले एक्सिस चूज करेंगे। तो हम इस लेफ्ट एंड को सपोज करो हम मानते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है, और इस ओरिजिन है, और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस जो इस रॉड के अलोंग है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, और हम इसको मानते हैं माई वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्सिस और ये रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, तो हमें क्या करना है? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है। तो इसमें जो हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट है, दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये रहा, सपोज करो स्मॉल एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट के लेंथ कितना है? तो dx लेंथ का, हमने dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। और ये जो एलिमेंट है इसका हमारे ये मतलब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? इसका लेफ्ट एंड, तो ये हमारे ओरिजिन से x डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है, और इसका लेंथ dx है, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है इस रॉड में। अब देखो कि यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये एलिमेंट कहीं ना कहीं लेफ्ट एंड पे होगा। द एलिमेंट विल बी टुवार्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। The element will be towards left end of the rod, left end of the rod, ठीक है। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। और यदि मैं x की वैल्यू l लेता हूँ तो ये एलिमेंट क्या होगा? तो टुवार्ड्स राइट एंड होगा, टुवार्ड्स राइट एंड ऑफ रॉड। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे x की वैल्यू, अगर मान लो x की वैल्यू जब 0 से l के बीच में वैरी करती है तो ये एलिमेंट पूरा का पूरा रॉड ही कवर अप कर ले रहा है। द एलिमेंट इज कवरिंग द होल रॉड इफ द x इज बीइंग वैरिड फ्रॉम 0 to l। अब हमने आपको बताया था कि जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे x इंटू यहाँ पे dm, यहाँ पे 1/m होता है। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm होता है। और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1/m इंटीग्रल z dm होता है। तो ये जो x y और z है, ये x y z क्या है? तो x y z है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपने कंसीडर किया है उसका कोऑर्डिनेट है। अब बताओ कि इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तुम देखो, अगर एक चीज़ नोटिस करो कि ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तो ऑफकोर्स 0 होगा। लेकिन अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करो तो इसका लेफ्ट एंड जो है, ये जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड, इस लेफ्ट एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा ये तुम कह सकते हो x, 0,0, और y एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो ये जो एंड है, ये जो राइट एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस dx, 0,0 ये कोऑर्डिनेट होगा। अब देखो क्या है, तो फिर जब मैं कह रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट है एलिमेंट का, तो एलिमेंट के तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहा है।
एलिमेंट्स के जो आपने इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट अभी कंसीडर किया है, उस एलिमेंट पे हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है। यहाँ देखो लेफ्ट एंड का ये है, राइट एंड का ये है, और बीच में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होगा। लेकिन अगर नोटिस करो तो ये जो dx है वो क्या है? dx बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत स्मॉल साइज है। क्या है ये? स्मॉल साइज है, ठीक है। तो स्मॉल साइज अगर है तो इसीलिए तुम ये कोऑर्डिनेट लो या ये कोऑर्डिनेट लो या मिड वाला कोऑर्डिनेट लो, ठीक है, मिड वाला कोऑर्डिनेट लो। तुम्हारा जब इंटीग्रेशन करोगे तो उसको वो जो डिफरेंसेस है कोऑर्डिनेट का, वो कहीं ना कहीं जो है सो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हम लोग जो है सो एलिमेंट का x, 0, ये लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है x, 0, हम लोग लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं। तो यहाँ हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट क्या है? x, 0, तो इसी से साफ क्लियर हो जाता है कि हमारा जो रॉड है उसका y, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो होगा YCM, अगर तुम इसको CM से रिप्रेजेंट करो, XCM, YCM, ZCM, अगर तुम इसको CM से रिप्रेजेंट करो तो YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, जब फॉर्मूला में डालोगे तो ये 0 आ जाएगा। और ZCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि Z कोऑर्डिनेट 0 है, इस फॉर्मूले में डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो बचा केवल x कोऑर्डिनेट ही इसके पास x कोऑर्डिनेट है। तो जब हम XCM की वैल्यू निकालेंगे तो 1/m, और ये x इंटू यहाँ पे dm, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ बताओ ज़रा सा कि ये जो मास है, मेरे को वो तो दिया हुआ है कि मास रॉड का m है, लेंथ l है, तो dm लेंथ का मास कितना होगा ये बताओ। तो देखो यहाँ जो तुम एक चीज़ देखो कि ये क्या है? यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसलिए यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? क्योंकि एल लेंथ का मास आपको m मेंशन्ड है, एल लेंथ ऑफ द रॉड का मास क्या है? एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ मतलब वन लेंथ का मास कितना होगा? m/l। इसीलिए dm जो लेंथ है आपका जो इसका dx लेंथ है, सॉरी, ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना है? dx है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू dx। लेकिन ऐसा तुम इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये रॉड क्या है? तो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो तुम ऐसे मास इस लेंथ का मास ये m/l इंटू dx नहीं निकाल सकते थे। तो तुम्हारे पास आ गया, ये देखो 1 टोटल मास ऑफ द रॉड m इंटीग्रल, अब x हो गया ऐसे ही, और dm की वैल्यू कितनी है? और देखो तो मास ऑफ द दिस रॉड, इसका मास कितना आया? m/l इंटू dx आ गया। dx लेंथ के रॉड का मास जो कि क्या था? dm था, तो dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx आ गया। यहाँ लिखोगे m/l इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे? लिमिट्स क्या होगी इंटीग्रेशन की? लिमिट होगी x इक्वल टू 0, ये जो है x इक्वल टू 0, और ये इंड क्या है? x इक्वल टू l है, क्योंकि रॉड का लेंथ l है, तो मैं 0 से l इंटीग्रेट करूँगा इसको, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये m/l बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/l, m कट जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x²/2, क्योंकि इंटीग्रल जो x dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, यहाँ से 0 to l हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 1/l इंटू l²/2, तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से 1/l इंटू l²/2, तो ये l से l कट जाएगा, मतलब l/2। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आया वो कितना आ गया? l/2, 0, मिडल ऑफ द रॉड। इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मिडल पोजीशन है, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। मतलब इस रॉड का मिडल कहाँ? यहाँ पे, कहीं बीच में l/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के आया। तो ये तो था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। तुमने देखा कि कैसे हमको एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है। उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा सवाल और है, उसको देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट जो है सो इस चीज़ को लेकर के। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका मास क्या है? यूनिफॉर्म है। तो m मास का एक सेमी सर्कुलर वायर की हम बात करते हैं। सपोज यू हैव ए सेमी सर्कुलर वायर, कुछ ऐसा, दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर। शायद दिख नहीं पा रहा हो आपको, इस पेन से यूज़ कर सकते देखते हो, ये भी तो वैसा ही वर्कआउट कर रहा है। तो ये सपोज करो कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इस वायर का क्या है? तो मास जो है, इस वायर का मास क्या है? मास आपको मेंशन्ड है m, और मास अगर आपको m मेंशन्ड है इस वायर का,
इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा जाए तो देखो सबसे पहली बात एक चीज समझो कि सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंटर ऑफ मास निकालने में। जिस एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होगा उस एक्सिस पे उसका सेंटर ऑफ मास तो लाई करना ही करना है। तो देखो अगर मैं इसके सेंटर इस लाइन में क्या करता हूँ, जो इस सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर है इस सेंटर को मैं क्या मानता हूँ, ओरिजिन मानता हूँ, और इस दो एंड को मिलाने वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होगी, और ये जो वाई एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। क्या है, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। और सेमी सर्कुलर वायर में हम लोगों ने क्या किया, इसका जो सेंटर है इसको क्या लिया हम लोग, ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर को हम लोगों ने ओरिजिन लिया, और लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड इज माई एक्स एक्सिस, और ये जो है सो मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कह रहा है, तो जरा गौर करो कि सेंटर ऑफ मास निकालने का भैया एक ही फॉर्मूला है जो मैंने बताया कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, यहाँ पे 1/m। वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 टोटल मास ऑफ द, मतलब टोटल मास ऑफ द वायर इंटू वाई डी एम, ठीक है। और जेड सी एम क्या हो जाएगा, तो 1/m और इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे जेड इंटू यहाँ पर डी एम। अब देखो यहाँ से जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, तो एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट, छोटा जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट या इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट हम बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब वो एलिमेंट मैं चुनूंगा कैसे, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं वो छोटा सा एलिमेंट कैसे चुनूंगा कि जब मेरा इंटीग्रल वेरिएबल वेरी करेगा या तो क्या होगा कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए। तो यही एक खासियत है सेंटर ऑफ मास निकालने में कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट चूज़ करना, और आप कैसे चूज़ करेंगे ताकि आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल जब आप वेरी करें तो वो एलिमेंट पूरे वाइड को कवर अप कर ले। तो इसके लिए क्या करना होता है कि किसी भी एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पे हम लोग एक रेडियस लेते हैं, दिस इज एट एन एंगल थीटा, और ये थीटा एंगल पे है। अब इससे सपोज करो डी थीटा एंगल पे हम लोग एक दूसरा उसी यही रेडियस, ये आर रेडियस है, रेडियस क्या है, इस सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस है आर, तो ये आर रेडियस है। तो ये जो एंगल डी थीटा बना, ठीक है, मैंने इस रेडियस को क्या किया, इस रेडियस को मैंने रोटेट कर दिया डी थीटा से, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट कवर हुआ, वायर जो ये एलिमेंट कवर किया, ये जो एलिमेंट कवर किया उसको अगर तुम निकालो तो मैंने फॉर्मूला जाना है थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। तो यहाँ क्या है डी थीटा, तो डी थीटा इज इक्वल टू, मान लो इसका लेंथ, मान लो सपोज करो ये dx लेंथ है, तो क्या हो जाएगा dx/r, मतलब जो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, r डी थीटा। मतलब ये जो एलिमेंट है अगर आपने इस रेडियस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो आपने इस सर्कुलर वायर का कितना r इंटू डी थीटा लेंथ कवर कर लिया, दिस इज द लेंथ आपने कवर कर लिया। समझो बात को, मैंने जब रेडियस को डी थीटा एंगल से रोटेट किया तो मैं इस वायर का कितना लेंथ कवर कर लिया, r इंटू डी थीटा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द एंगल रोटेटेड, r इंटू डी थीटा एंगल हमने कवर कर लिया। तो मैं इसको एक एलिमेंट मानता हूँ, दिस इज माई इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो कि यदि थीटा की वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो तो ये एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट। और अगर थीटा की वैल्यू तुम पाई लेते हो तो ये एलिमेंट जो है तो पाई मतलब यहाँ, ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर तुम थीटा की वैल्यू पाई लेते हो तो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जब थीटा वैरी करता है 0 से पाई के बीच में, 0 to पाई के बीच में वैरी करता है, तो तुम्हारा जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट विल कवर द एंटायर रिंग, स्मॉल एलिमेंट will cover the entire ring, cover the entire semi circular wire, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। अगर तुमने इसकी वैल्यू ली तो ये पूरा सेमी सर्कुलर वायर को कवर अप कर लेता है, इट कवर्स द एंटायर सेमी सर्कुलर वायर। समझ गई बात,
मतलब बात को समझे कि हम लोगों ने एलिमेंट ऐसे कंसीडर किया कि जब थीटा की वैल्यू 0 रखी तो एलिमेंट यहाँ, जब थीटा की वैल्यू पाई रखी तो यहाँ, और अगर थीटा ग्रेजुअली वेरी करवाओ तो ये एलिमेंट पूरा का पूरा एक सर्कुलर वायर जो है सेमी सर्कुलर वायर को कवर अप कर लेगा। तो मुझे पता है कि अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होने वाली है, ठीक है। अब जब मुझे पता है, सबसे पहले बताओ ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ तो r इंटू डी थीटा है, लेकिन हम जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये क्या है, मास ऑफ द इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डीएम की बात कर रहे हैं। तो डीएम की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द मास ऑफ द एलिमेंट यू कंसीडर हियर। ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का मास क्या होगा ये बताओ। तो मास के लिए क्या है कि चूंकि ये जो वायर है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो एम लेंथ का जो एल लेंथ क्या है इसमें, इसका पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, तो ये क्या है सेमी सर्कुलर है, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा पाई इंटू आर। पाई इंटू आर लेंथ ऑफ वायर का मास क्या है, तो एम है, ठीक है। पाई इंटू आर लेंथ ऑफ द वायर का मास है एम, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा एम बाई पाई इंटू आर। और इसीलिए आर इंटू डी थीटा लेंथ का मास क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा लेंथ का जो मास होगा वो एम बाई पाई इंटू आर डी थीटा, और यही होगा आपका डीएम के बराबर। तो आर से आर काट दो, क्या आ गया एम बाई पाई डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। आपके डीएम की वैल्यू क्या है, तो इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट का जो आपका वैल्यू है वो ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट की आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, एम बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। ये क्या है एम बाई पाई इंटू डी थीटा, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब जब एम बाई पाई इंटू डी थीटा आ गया, लेकिन एक चीज़ तो और है कि ये जो एक्स वाई जेड है वो क्या कह रहा है, वो कोऑर्डिनेट्स है इस इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट का। तो देखो यहाँ से, क्योंकि हम इस एंड को का जो कोऑर्डिनेट है उसी को पूरे इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ को भी कंसीडर करते हैं तो डिफरेंसेस dx का ही आएगा जो बहुत स्मॉल अमाउंट होगा। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जो ये जो लेफ्ट एंड है, मतलब ये जो एंड है, इस एंड का जो कोऑर्डिनेट है मैं उसको कंसीडर करता हूँ। तो ये r हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जो तुम ड्रॉ करोगे तो ये r है, तो ये कितना आ गया r cos थीटा आ गया, और ये जो है वो कितना आ गया r sin थीटा आ गया, sin थीटा। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, कोऑर्डिनेट आ गया हमको r sin थीटा, मतलब इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया r cos थीटा, r sin थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट तो है नहीं क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट, और ये हो गया मेरा मास ऑफ दिस इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें फार्मूले लगाने हैं, ये वाले फार्मूले। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालोगे सेंटर ऑफ मास का, एक्स सी एम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रल, और यहाँ पे है एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा, और डी एम की वैल्यू तो एम बाई पाई यहाँ पे डी थीटा, और इंटीग्रेट कहाँ से करना है, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई, 0 टू पाई इंटीग्रेट करो। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये आ गया, यहाँ से आर, यहाँ पे 1/m तो रहेगा ही, एम कट जाएगा, तो r बाई पाई और इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस थीटा डी थीटा। जब तुम इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, r बाई पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का क्या साइन थीटा, और ये 0 टू पाई, और 0 टू पाई मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का जो एक्स सी एम जो की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब वाई सी एम कैलकुलेट करते हैं, एक्स सी एम की वैल्यू 0, ये क्या इंडिकेट करता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं जो है सो आपका वाई एक्सिस पे लाई करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़, तो वाई सी एम। तो वाई सी एम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाता है 1/m मास ऑफ द टोटल वाई इंटू यहाँ पे वाई इंटू मास डी एम। वाई कोऑर्डिनेट निकाला हमने r साइन थीटा, तो 1/m यहाँ से r साइन थीटा, r साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा तो यहाँ पे लिख लो, ये हो गया r यहाँ से साइन थीटा, और डी एम की वैल्यू कितनी है, तो m बाई पाई इंटू डी थीटा, m बाई पाई इंटू यहाँ पे डी थीटा। समझ में आ रही होगी आई होप। तो ये mm कट गया, ये आ गया r बाई पाई, और ये साइन थीटा
और ये डी थीटा। यार मेरा जो इंटीग्रेशन होगा लिमिट्स क्या होगा, तो ये थीटा इक्वल टू 0 यहाँ और थीटा इक्वल टू पाई, 0 to पाई इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये आ गया r बाई पाई और ये आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ गया 0 to पाई, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा r बाई पाई, ठीक है, और माइनस ऑफ कॉस पाई, और यहाँ पे तो माइनस क्या 0 to पाई कर रहे हैं तो माइनस ऑफ कॉस पाई, ठीक है, और यहाँ से देखो माइनस और माइनस ऑफ यहाँ से कॉस ऑफ 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2r बाई पाई। तो कहीं ना कहीं जो आपका सेंटर ऑफ मास, जो y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास था YCM, वो क्या आ गया 2r बाई पाई आ गया, और x कोऑर्डिनेट आ गया 0, और चूंकि ये तो आपका z कोऑर्डिनेट में लाई ही नहीं करता, z प्लेन में लाई ही नहीं करता, xy प्लेन ही है, तो z कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास होगा ZCM वो तो 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं किस पे आया है, यहीं पे, यहाँ पे आया। इसको हम लोग बोल सकते हैं 0, 2r बाई पाई, 2r बाई पाई और 0, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा भी कि जिस एक्सिस के अबाउट आपका कोई भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, उसका उसी एक्सिस पे उसका सेंटर ऑफ मास होना तय है। इसे ये देखो, तो ये क्या है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट है नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ठीक नीचे उतना मास अवेलेबल है नहीं। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मतलब वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होना ही था, और रिजल्ट भी वही आया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई और ये 0, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास। तो आई होप ये कंटिन्यूस, जब आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूस बॉडी जब आप निकालेंगे तो सारी बारीकियाँ कहाँ चली जाती है कि आप वो इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट क्या कंसीडर करते हो, उसी पे सारी बारीकियाँ चली जाती है, और लिमिट्स क्या लेते हो। 2-3 केस अभी हम लोग और भी देखेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोस।